अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 4 बड़े राज्यों के इलेक्शन खत्म हुए और इन 4 राज्यों के इलेक्शन में यह तो तय हो गया है कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। जहां पे बीजेपी ने 3 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनाई और 1 राज्य में कांग्रेस ने सरकार बनाई है। लोग कहते हैं 3-1 से जीती बीजेपी, जहां भी इनकी फाइट थी, पर असल में बीजेपी 3-0 से जीती है, क्योंकि तेलंगाना में तो फाइट कांग्रेस और मुख्य रूप से टीआरएस या बीआरएस के बीच में थी, तो वो वहां 1-0 से जीते और जहां जहां कांग्रेस बीजेपी सामने आई वहां बीजेपी जीती है। लेकिन ये इलेक्शन जो 3 बड़े राज्यों में हुए और इसके बाद अगले साल जो हमारा लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, इसको लेकर हम क्या समझ सकते हैं? आपने बहुत सारे न्यूज चैनल्स देखे होंगे, आपको आइडियाज वहां से लग गए होंगे। मेरी तो पहुंच कुछ भी नहीं है, ना ही मेरी समझ है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ उनके सामने, पर हम कोशिश करते हैं एक नए डायमेंशन से इसको देखने की कि इंडिया में अभी जो बातें चल रही है नॉर्थ और साउथ डिबेट की, कि नॉर्थ इंडिया पूरा का पूरा घुस रहा है बीजेपी के झोली में और साउथ में ही कांग्रेस की पहुंच बची है। तो क्या अपोजिशन जो स्थिति में है वो क्यों है? कांग्रेस या इंडिया अलायंस की जो हाल है वो क्यों है? और क्या आगे भी रिपीट हो सकता है या कोई बदलाव की उम्मीद अब भी बाकी है? और क्या वजह हो सकती है जो लेसन्स हम इस इलेक्शन से सीख सकते हैं? और क्यों आखिर पीएम मोदी की पार्टी लगातार इलेक्शंस पे इलेक्शन जीते जा रही है? कहा जाता है कि आप उम्मीद हार सकते हैं लेकिन बीजेपी जीत ही जाएगी फिर भी। तो क्या कहानी है, चलिए समझते हैं इस चीज को। वेलकम टू ज्ञान कोश। और सबसे पहली बात, क्या हुआ? तो असल में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। और इन 3 राज्यों में बहुमत के साथ बीजेपी, 1 में कांग्रेस आ चुकी है। देखिए मध्य प्रदेश के रिजल्ट की बात करें तो 163 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस केवल 66 पर समट के रह गई। जो एग्जिट पोल थे वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में तो पक्के तौर पे कांग्रेस जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, अगर बीजेपी जीती भी तो फाइट कांटे की टक्कर की होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक क्लियर मेजोरिटी है और मेजोरिटी देखिए, इनको चाहिए थे 116 चाहिए थे मेजोरिटी के लिए और उससे कहीं ज्यादा 163 इनके पास विधायक है। और अगर हम राजस्थान की बात करें, अगेन राजस्थान का नियम ये रहा है कि हर 5 साल के बाद वहां सरकार बदल जाती है। और वहां जब सीएम थे, कौन थे वहां के सीएम? अशोक गहलोत। उम्मीद की जा रही थी अशोक गहलोत जीतेंगे, लेकिन अशोक गहलोत नहीं जीत पाए। और अशोक गहलोत वर्सेस बीजेपी कम देखा जा रहा था राजस्थान को। आज से 6 महीने पहले पूरी कहानी थी अशोक गहलोत वर्सेस कांग्रेस के ही सचिन पायलट। और हुआ यही कि जो सचिन पायलट का वोट बैंक वाला हिस्सा था उसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वो सारे वोट चले गए बीजेपी के पास। जो वादे अशोक गहलोत ने किए थे, जो उनके मिनिस्टर्स थे, 15 के 15 मिनिस्टर्स अपनी सीटें हार गए। और राजस्थान ऐसा शहर, ऐसा राज्य था जो इतना बड़ा है, जहां इतनी सारी सीटें आती हैं, वहां पर राहुल गांधी ने भी ज्यादा इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं की कंपैरेटिवली पिछले बार की तुलना में। तो कहा ही जा रहा था कि इस बार अशोक गहलोत को सौंपा गया था जिम्मा और सचिन पायलट को दरकिनार किया गया। शायद इसी वजह से यहाँ पे कांग्रेस का ये बुरा हाल रहा। और बीजेपी में ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी की छवि, हालांकि वसुंधरा राजे जो पिछली सीएम थी राजस्थान की बीजेपी से, उनके प्रति कुछ खास आकर्षण वोटरों में देखा नहीं गया था अगर हम न्यूज रिपोर्ट्स देखें तो। और वहीं जो हम अगले राज्य की बात करें, तेलंगाना, यहां पर 2 बार से जीती हुई भारतीय राष्ट्र समिति, असल में भारत राष्ट्र समिति से पहले इसका नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस था, इन्होंने अपना नाम बदल के टीआरएस से बीआरएस किया, क्योंकि इन्हें लगा, जो इनके मुख्यमंत्री है केसीआर, इनको लगा कि हमारी टीआरएस जो है 2 बार तेलंगाना जीत चुकी है, अगली बार फिर तेलंगाना जीतेंगे, तो अब राष्ट्र लेवल पे एक तीसरा विकल्प खड़ा करते हैं बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर। पर नतीजा कुछ ऐसा आया जहां इन्हीं के राज्य में इन्हें ही हरा दिया। किसने? तो कांग्रेस ने। और खास बात यह रही कि यहां भी जिस पार्टी ने हराया वो कांग्रेस आराम से पूर्ण बहुमत लेके आई, लगभग 64 सीटें जीत गए। यहां पर 60 मेजोरिटी में चाहिए थी इनको, लेकिन यहां भी आप देखो तो बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं। 7 सीटों का गेन यहां इनको हो रहा है, पिछले बार तो कुछ भी नहीं था इनके पास। और इवन जो AIMIM है, जो ओवैसी साहब की पार्टी है, उनसे भी ज्यादा सीटें बीजेपी ने वहां पे लाके दी। तेलंगाना में हैदराबाद आता है, हैदराबाद की 7 सीटें के आसपास जो असदुद्दीन अवैसी हैं AIMIM, उन्होंने इनकी 7 सीटें वहां से जीती, लेकिन उनसे भी बड़ी कांग्रेस और बीजेपी वहीं उनके गढ़ में हो चुकी है। तो यहां भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है और कांग्रेस ने फाइनली एक स्टेट जीता अपने दम पर। उन्हें उम्मीद थी 3 स्टेट जीतने की, पर एटलीस्ट एक स्टेट को जीते हैं। अगर हम आगे बात करें तो सबसे बड़ा दुख जहां कांग्रेस को हुआ होगा या अपोजिशन को हुआ होगा वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में माना जा रहा था कि ऑलरेडी जो भूपेश बघेल की सरकार है वो जीत जाएगी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कमजोर है। रमन सिंह इनके पूर्व सीएम 3 बार के रहे हैं, हारे हैं, उसके बाद से जीते नहीं थे वो, तो रमन सिंह कहीं ज्यादा चर्चा में भी नहीं थे मीडिया में। और कहा जा रहा था कि शायद यहां पर आराम से कौन जीतेगा, तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन इलेक्शन आते आते इतनी तगड़ी कैंपेनिंग बीजेपी ने की कि बीजेपी ने उन्हें हरा दिया। और कई नए नाम यहां पे, ओपी चौधरी जैसे IAS जो पिछले बार अपना इलेक्शन हार गए थे, इन्हें
कांग्रेस की सरकार के टाइम में नेशनल अवार्ड तक मिला था अपने काम के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र में दंतेवाड़ा में जिन्होंने काम किया था। ये पिछला इलेक्शन हारे, लेकिन बीजेपी ने फिर भी टिकट दी और फिर इलेक्शन लड़े और फिर ये जीते। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें ना, तो वहां पिछले जो मिनिस्टर रहे उनके कईयों की टिकट कट गई, नए लोगों को खड़ा किया और वो जीते। और वहां पर शिवराज सिंह चौहान बहुत तगड़े रूप से सामने आए। तो यहां भी बीजेपी ने बहुमत ले आई, जो काफी चौंकाने वाली न्यूज थी कि 54 सीटें वो जीत गए और कांग्रेस यहां भी नहीं जीत पाई। और अगर पांचवें स्टेट की बात करें, मिजोरम, जिसका भी रिजल्ट आया आज, तो यहां भी 40 सीटों में 21 मेजोरिटी चाहिए। यहां पे जोरम पीपल मूवमेंट ने 27 सीटें जीती और मिजो ने 10। लेकिन देखिए यहां भी 2 सीटें बीजेपी जीत रही है। मतलब बीजेपी इज ऑल ओवर इंडिया अ प्राइम फेवरेट राइट नाउ। लेकिन क्या ये अच्छी खबर है आपके लिए? अगर आप बीजेपी समर्थक है तो भी क्या आपके लिए अच्छी खबर है? तो नहीं। डेमोक्रेसी में जरूरी है एक अच्छा अपोजिशन होना, कि एक बार अगर बीजेपी को लग गया कि वो इलेक्शन सारे के सारे ऐसे ही जीत जाएंगे तो कुछ करेंगे ही नहीं। अब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माना जा रहा था कि बहुत कमजोर है बीजेपी, और शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट काफी टाइम से थी और कहा जा रहा था कि इनकम्बेंसी, मतलब इतने समय से वो हैं तो इस बार जनता उनसे नाखुश है, उन्हें हरा देगी। लेकिन उन्होंने लाडली योजना लॉन्च कर दी, महिलाओं को एक फाइनेंशियल सपोर्ट उसमें मिलने लग गया, कई और योजनाएं लॉन्च हुई। तो गवर्नमेंट सकते मिट्टी कहीं हार ना जाए, इसलिए वो पुश लगा रहे थे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अपोजिशन का होना। लेकिन सबसे बड़ी बात इस अपोजिशन में यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटीज, इस रिजल्ट के बाद यह देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी ऑल इंडिया फेवरेट चल रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल दिक्कतें थी, जैसे अशोक गहलोत जो वहां के सीएम है, अगर हम राजस्थान की बात करें सबसे पहले, सबसे प्रोमिनेंट, अगर आपको याद होगा तो अशोक गहलोत को कुछ समय पहले कांग्रेस अपने पार्टी का अध्यक्ष तक बनाना चाहती थी। एक बड़े कद्दावर नेता थे, राजस्थान में उन्होंने बीजेपी को हराया था पिछली बार। तो कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत एक इंपॉर्टेंट लीडर है, उनको जीतना चाहिए इस बार। और सचिन पायलट को फ्यूचर की तरह देखे जाने लग गया था। लेकिन सचिन पायलट ने एक बगावत भी की थी, क्योंकि उनके दिए हुए नामों को अशोक गहलोत चुन नहीं रहे थे। ठीक उसी तरह अशोक गहलोत ने राहुल गांधी तक की जो कमेटी वहां भेजी थी उसको साइडलाइन करके अपनी खुद की कमेटी गठन करी। तो अब जब वो इलेक्शन हारे हैं तो यहां तक कि जो उनके ओएसडी थे, जो उनके स्पेशल जो ऑफिसर थे, उनको इंचार्ज थे, वो भी कह रहे हैं कि ये कभी बदलाव नहीं चाहते थे, हम इनसे दुखी थे और इसी वजह से शायद राजस्थान वो हारे हैं। और दूसरी तरफ सचिन पायलट का जो वोट बैंक था ईस्ट राजस्थान का, वो सारा का सारा इस बार बीजेपी के साथ गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था काफी टाइम से कि सचिन पायलट को वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस तरह की चीजें जब होती हैं किसी भी स्टेट में, तो वो दिखाता है कि अपोजिशन काफी कमजोर होता जा रहा है। और जरूरी है अभी कि अगले इलेक्शन से पहले, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान में इतने दौरे किए, उतने दौरे आपको राजस्थान में या मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के होते नहीं दिखे, जो प्राइम फेस थे कांग्रेस के। तो इंपॉर्टेंट है कि इसको पुश किया जाए, अदरवाइज अपोजिशन और कमजोर होता चला जाएगा। और अभी तक जो सिग्नल्स आ रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में तो शायद बीजेपी से टक्कर लेना अभी किसी के बस की बात नहीं है। और अगर सही से नहीं संभले तो शायद कांग्रेस या जो अपोजिशन है वो पिछले से भी कम सीटों पर ना आके रह जाए। इन बातों से पहले एक इन्फॉर्मेशन की, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 2025 आपका टारगेट है, तो जरूरी है कि आपको एक गाइडेंस मिले, सपोर्ट स्ट्रक्चर मिले जो अफोर्डेबल हो और फ्लेक्सिबल हो। इसी को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यू ओनली आपके लिए लाया है फाउंडेशन कोर्सेज फॉर 2025, टाइटन और संकल्प दोनों। ये दोनों प्रिपेयर करते हैं आपको एग्जाम के लिए और केवल 10,999 में कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। हाई क्वालिटी क्लासेस एट अ लो प्राइस पॉइंट आपको मिलेंगे। इसके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे, जहां से आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान देने में आपकी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी क्लासेस एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस कोर्स के अंतर्गत। तो ये तो हो गई हमारे कोर्स की बात। जो फाउंडेशन बैचेस हैं 2025 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 2024 के इलेक्शन के लिए क्या सबसे बड़ी समझ बनती दिख रही है अभी ये बनती दिख रही है कि तेलंगाना की जीत के बाद कांग्रेस को एक फायदा तो होगा। तेलंगाना में उन्होंने बीआरएस को, भारतीय राज्य समिति, अगेन एक ऐसी पार्टी जिसने 10 सालों में वहां पे राज किया, इनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन ये भी काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिखे थे उस राज्य में। इन्हें लग रहा था कि हमारी जीत तो पक्की है। और केसीआर जो इनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ज्यादा रैलियां भी नहीं की थी, तो कांग्रेस ने वहां अगर इनको पटकनी दी और इलेक्शन जीता। अब होता यह है कि अगर आप हाल देखें तो अभी तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हो गई। इसके बाद अगर आप देख लो तो आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इन सभी इलाकों में इंडिया अलायंस दिखता है, यानी कांग्रेस और अपोजिशन के पास एक ऑप्शन रहता है कि भविष्य में अगर वो चाहें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी इलेक्शन की फंडिंग। अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो आपके पास फंडिंग के बहुत एवेन्यूज रहते हैं, कुछ लीगल कुछ इलीगल। हमें पता है भारत के इलेक्शंस कैसे काम करते हैं। इसके बावजूद अगर आप किसी राज्य सरकार की गवर्नमेंट में है तो जब आप चंदा मांगने जाते हैं तो अगर आप सरकार में है तो अगर आपको 1 लाख का चंदा मिलना होता है तो आपको 10 लाख का मिलेगा या 1 करोड़ का भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपोजिशन में है तो आपको 10 लाख मिलने का अगर चंदे के चांसेस होंगे तो वो 1 लाख हो जाता है। तो इतने राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु,
बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, तो इसके बाद होगा ये कि इनके पास फाइनेंसिस की कमी नहीं होगी और ये राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की टेफ्लॉन कोटिंग वैसी की वैसी है। टेफ्लॉन कोटिंग का मतलब कुछ भी इन पर डाल दो असर नहीं होता, इतनी पावरफुल इमेज है। और इतने इलेक्शन जीतने के बाद अब ये देखा जा सकता है कि शायद जब लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आए तो हमें कुछ ऐसा ही वापस होता दिखे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ही कहा ये जो हैट्रिक है ये 2024 की हैट्रिक पूरा कर देगी। मतलब 2014, 19 और 24 3 बार जीतने की संभावना प्राइम मिनिस्टर मोदी की बन रही है और शायद वो इंडिया के अभी तक के सबसे लंबे टर्म तक स्टे करने वाले प्राइम मिनिस्टर बन के उभरे अगर 24 का इलेक्शन वो जीतते हैं तो। क्योंकि इससे पहले जवाहरलाल नेहरू की ही बात आती है, तो नेहरू के बाद पहली बार कोई व्यक्ति होंगे जो इतने साल तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन ये इलेक्शन एक और चीज सीधी करता है कि हम जो फ्रीबीज की बात करते हैं वो अभी भी काफी लुक्रेटिव है। फ्रीबीज मतलब जो योजनाएं चली जाती हैं मुफ्त अनाज की या फिर पैसे देने की, मॉनेटरी सहायता देने की, पर सिर्फ फ्रीबीज अनाउंस करने से कुछ नहीं होता। पिछली बार 2019 में इलेक्शन में न्याय स्कीम की बात भी की थी राहुल गांधी ने, कोशिश की गई थी कि सबको एक धनराशि दी जाएगी सपोर्ट करने के लिए। लेकिन दिक्कत यह कि आपकी फ्रीबीज डिलीवर होंगे कि नहीं, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है कि आप डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। वो विश्वास कि भाई पैसा मुझ तक पहुंचेगा, जो आप सहायता भेज रहे हो पहुंचनी भी चाहिए। अभी तक पीएम मोदी के साथ और बीजेपी के साथ फायदा ये है कि उन्होंने ये किया है कि जो भी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी उसका पैसा लोगों के खातों में पहुंचा है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसकी वजह यह है कि इससे पहले कभी जनधन आधार स्कीम, जो जैम स्कीम है मोबाइल, ये पहुंची नहीं थी कभी तक। अकाउंट में ऐसा पैसा लोगों के पास पहुंचा नहीं था। लोग अपने अगर गांव में सरपंच या मुखिया के पास जाते थे, म्यूनिसिपैलिटी के पास पैसा आता था, डिस्पर्सल बहुत लीकेजेस थे, तो लीकेजेस को बहुत हद तक कम किया है और फ्रीबी सीधा सीधा लोगों तक पहुंची। इसलिए हमने देखा है बीजेपी पे लोगों का विश्वास ज्यादा है। विश्वास इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसा फेस है और अमित शाह की स्ट्रैटेजी ऐसी चीज है जो उनको लगातार पुश करे। इसका मतलब ये नहीं कि वो इनविंसिबल है, कई राज्यों में उनकी हार भी हुई थी पहले, लेकिन अब जो सुधार हो रहा है दिखा रहा है कि कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोजिशन को अपनी डिलीवरी, अपना विश्वास लोगों में जमाना जरूरी है। और जातिगत राजनीति शायद थोड़ी पिछड़ रही है और नए लीडर्स को आगे लाना बहुत जरूरी है। जैसे हमने बात की सचिन पायलट की, इससे पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, आज केंद्र में मंत्री हैं और एक स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर बन के भी उभरे हैं। तो इसी तरह से अगर अपोजिशन में केवल कुछ एक चुनिंदा पार्टियों की फैमिलीज को पुश किया जाएगा, हालांकि पार्टियों का पुश जो होता है पारिवारिक जो पार्टियों के लोगों को टिकट देना है तो कांग्रेस में भी होता है और बीजेपी में भी होता है। बस ये है कि बीजेपी में उसको वो सामने नहीं आता क्योंकि जो टॉप मोस्ट लीडर है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, या फिर यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन होता तो वहां भी है, कई ऐसे नेता हैं जो किसी एक पुराने सीएम या एमपी के बेटे हैं। लेकिन कांग्रेस में कुछ ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि वो टॉप पोस्ट पे होते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अल्टरनेट क्रिएट करना। और इन 5 राज्यों में हार के बाद, 5 में से 4 में हार के बाद और 5 में से 5 में ऑलमोस्ट जो कांग्रेस बीजेपी है उसका प्रदर्शन अच्छा ही रहा है। तेलंगाना जीतने का कोई चांस नहीं था उनका, वैसे भी वो थी नहीं पार्टी, वहां वो 8 सीटें जीत गई। मिजोरम में भी जीत रही है 2 सीटें, तो वो एक अच्छी इमेज उनकी बिल्डअप हुई है। तो शायद आगे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास मौका है कि वो अपना टर्म रिपीट करें, लेकिन भारतीय अपोजिशन को मजबूत होकर एक इकोनॉमिक प्लान देने की जरूरत है। एक फेमस स्लोगन था कि मोहब्बत की दुकान, अगर वो दुकान आप लगाएंगे तो वोट नहीं पड़ेंगे। आपको एक विजन देना पड़ेगा कि आप क्यों इस गवर्नमेंट से बेहतर हैं और कैसे आप चीजें लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर वो नहीं होता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी, इनका अगला टर्म भी लग रहा है पक्का ही है और भारत के लिए जरूरी है कि अपोजिशन स्ट्रांग रहे। तो इस इलेक्शन में हमें ये देखने को मिलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कैंपेनिंग करना। शिवराज सिंह चौहान, कोई उनको कह नहीं रहा था कि वो जीतेंगे, पर उन्होंने बहुत ज्यादा पुश किया पूरे मध्य प्रदेश में और एक बड़े लीडर की तरह उभरे हैं। इतने टाइम के बाद एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करना, उस राज्य को बार बार जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के थे, वो उनको उतना बड़ा फेस बना के नहीं भेजा क्योंकि पहले से उनके पर एंटी इनकम्बेंसी थी 3 साल की। जो सिटिंग सीएम थे पहले के छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, उनकी जगह ओपी चौधरी और नए नेताओं को ज्यादा लाइमलाइट में रखा गया बीजेपी के द्वारा। अगेन वो दिखाता है कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। तो उन स्ट्रेटजी से हमें भी जरूरी है कि आप देखें कि हर पार्टी इसको यूज करे और एक यूनाइटेड फ्रंट ले। और एक चीज क्लियर हो रही है, जहां भी बीजेपी और कांग्रेस फाइट में होती है वहां बीजेपी को जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप कंपेयर करें तेलंगाना में, अब अगर ये फाइट आज अगर कांग्रेस वहां जीत चुकी है और अगले इलेक्शन आते आते बीजेपी स्ट्रांग बन के उभरती है और ये फाइट होती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो शायद बीजेपी के चांसेस जीतने के बढ़ जाएंगे। अभी तो टीआरएस थी या बीआरएस थी जिन्होंने नाम बदला, उसके मुकाबले में बीआरएस ने हालांकि अच्छा काम किया था तेलंगाना में। 5 से 10 साल वो रहे, 2 बार इलेक्शन रिपीट हुए। तेलंगाना बनने के बाद से ही एक स्ट्रांग प्रेजेंस उनकी रही है, तो वो भी अब पुश करेंगे दोबारा फाइट के लिए। लेकिन जरूरी है देश में अपोजिशन को स्ट्रांग होना और बीजेपी के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो इलेक्शन इतने बड़े मार्जिन से जीते। देखते हैं आगे क्या होता है। तत्काल तो अभी ये इलेक्शंस तो बीजेपी के कब्जे में है, पूरा नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट उनका गढ़ बन चुका है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन के उभरा है जहां उनको हराना
लगभग नामुमकिन सा प्रतीत होता है। अब देखते हैं आगे जो हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है वहां क्या होता है। उम्मीद है कि एक अच्छी और फेयर इलेक्शंस होंगे जैसे इस साल हुए। तो ये था हमारा वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।